जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन फ्लक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्लियर करा था स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट, स्पेसिफाइड स्टेटमेंट, कनेक्टिव्स के बारे में बात करी थी, नेगेशन। तो आप वो आई टैब पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा। तो हम आज सीखेंगे जॉइंट डेनियल, नैंड स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यूज जैसे कई वाले टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप कॉपी पेन पकड़ लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। तो द वर्ड जॉइंट डेनियल की बात कर रहे हैं हम। द वर्ड नॉर इज द कॉम्बिनेशन। नॉर एक वर्ड रिलेटेड है जॉइंट डेनियल से। एक कॉम्बिनेशन होगा, नॉट एंड और को दर्शाएगा। नॉट मतलब हमने नेगेशन स्टेटमेंट पता कर लिया था, और जो था वो कनेक्टिव था जिसका मतलब था डिसजंक्शन, है ना। तो वो दर्शाएगा जॉइंट डेनियल को, है ना। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वाले टर्म से। और फिर स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, द विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट का जो विनर है वो ना ही टीम 1 है और ना ही टीम 2 है, यानी कि नाइदर मतलब यहाँ पर नेगेशन भी आ गया और नॉर मतलब यहाँ पर डिसजंक्शन भी आ गया है। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट कहलाई जाएगी आपकी जॉइंट डेनियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नैंड स्टेटमेंट। द वर्ड नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड मतलब एंड एक कंजंक्शन था और नॉट एक नेगेशन स्टेटमेंट था। तो ऐसा स्टेटमेंट जहां पर नेगेशन एंड कंजंक्शन दोनों चीज आ जाए तो ऐसा स्टेटमेंट नैंड स्टेटमेंट कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर P और अपर वाला साइन Q दर्शाएगा नैंड स्टेटमेंट को। तो जहां पर आपको ये डाउन वाला साइन दिख जाए वो जॉइंट डेनियल है, और जहां पर अपर वाला दिख जाए वो नैंड स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ कंडीशनल। तो उसमें कन्वर्स इंप्लीकेशन। कन्वर्स इंप्लीकेशन, द स्टेटमेंट Q implies P is called converse implication if the statement is P implies then Q। मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट है P then Q, then उसका कन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो बस उसको, तो वही हमारा कन्वर्स इंप्लीकेशन होता है। सिंपल है ना। इनवर्स इंप्लीकेशन क्या है कि अब अगर P जो है वो डिनोट कर रहा है Q को, मतलब P देन Q है, तो बस इसका नेगेशन स्टेटमेंट ले लेना है ना। इसका नेगेटिव स्टेटमेंट ले लेना है, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट ले लेना है, और बाकी सारा सेम रहेगा कि इफ P देन Q, बट इफ नॉट P देन नॉट Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इंप्लीकेशन हो जाएगा। इफ P implies then Q, तो इनका सबसे पहले तो इनवर्स भी हो जाएगा और कन्वर्स भी हो जाएगा। इनवर्स एंड कन्वर्स जब दोनों एक साथ होगा तो हम उसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलेंगे, है ना। तो P देन Q था, देन Q देन P तो हुआ ही, लेकिन नॉट Q देन नॉट P, है ना। अगला है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर कोई कनेक्टिव यूज नहीं हो रहा है। सिंपल स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट जो आप पढ़ते थे वैसे ही स्टेटमेंट, है ना। फिर कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी दो सिंपल सेंटेंस को यूज करके हो रहा है और उसमें एक कनेक्टिव लग रहा है। जैसे कि तुम अगर हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट जब इफ एंड देन क्यू लगाया जाए, दो सिंपल सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं किसी कनेक्टिव के थ्रू, तो ऐसा सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू की टेबल देखेंगे और समझेंगे क्या। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रूथ वैल्यूज एंड ट्रूथ टेबल। देखो, ट्रूथ वैल्यूज हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि कोई भी एक स्टेटमेंट होती है तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। अगर मैं बोलूँ सनराइजेस इन द ईस्ट तो हमेशा वहीं पूरब से ही उगता है ना। अगर मैंने वेस्ट बोले तो वो फॉल्स होगी वैल्यू, है ना। तो किसी भी एक स्टेटमेंट की दो वैल्यूज होती हैं, ट्रूथ वैल्यू एंड फॉल्स वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू को हम 1 से डिनोट करते हैं एंड फॉल्स वैल्यू को 0 से डिनोट करते हैं। तो उसकी टेबल्स में कभी 1 0 एंड 0 1 भी डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल, एक टेबल जहां पर हम पॉसिबल वैल्यूज को शो कर लेंगे किसी भी स्टेटमेंट के लिए, है ना। तो बस उसी टेबल को हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन। नेगेशन वाली स्टेटमेंट के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास P जो है, पहला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं इसका नेगेशन बोलूं तो दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा। तो ट्रूथ टेबल कैसे दे दीजिए, पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा ऑफ कोर्स फॉल्स होने वाला है ना, नेगेशन स्टेटमेंट आ जाएगा। बट अगर पहला ही वाला फॉल्स है तो उसका नेगेशन उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो मतलब उल्टा होगा तो मतलब ट्रू आ जाएगी वैल्यू। तो ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, केसेस बताए थे कि कंजंक्शन जो होता है वो दो स्टेटमेंट को जोड़ के रखता है एंड वाले एक हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो हमने क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, स्टेटमेंट को जोड़ देना, और दोनों की दोनों अगर ट्रू होगी
अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी जाके पूरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकता है ना। पहला स्टेटमेंट दे दिया लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड क्यू स्टेटमेंट दे रखा है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। तो बस यहाँ पर ट्रुथ टेबल दे रखी, जैसे पहला वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू है, हाँ ट्रू है वाला, दूसरा स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दोनों को जोड़ने वाला एक नया स्टेटमेंट बनेगा तो वो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा, है ना। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स आ जाता है तो पूरा जो एक नया स्टेटमेंट बनेगा वो फॉल्स बनेगा, है ना। इवन अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं, अगर लखनऊ इज नॉट द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, दोनों के दोनों फॉल्स, तो नया स्टेटमेंट बनने वाला वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखेंगे अगला ट्रुथ टेबल फॉर कंडीशनल बाय कंडीशनल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रुथ वैल्यू टेबल फॉर कंडीशनल एंड ट्रुथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल। तो कंडीशनल में भी मैंने आपको बताए थे केसेस, अगर आपको याद है तो पिछली वीडियोस में आप जाके देख सकते हो। फिर भी बता देता हूँ कि दो स्टेटमेंट रहते हैं P एंड Q, तो ये दर्शाता है P देन Q, मतलब अगर P स्टेटमेंट ट्रू होगा तब वो Q के लिए होगा, है ना। तो वो स्टेटमेंट है। तो केसेस कैसे बन जाते हैं कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो आने वाला स्टेटमेंट होगा, जो बनेगा एक स्टेटमेंट P देन Q, तो वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। बस बुनियाद सही होनी चाहिए, मतलब बुनियाद जो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होना चाहिए, है ना। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, मतलब जो आने वाला है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो बनेगा वो भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा, है ना। फॉल्स पहला वाला स्टेटमेंट है बट आने वाला ट्रू है, तो जो आने वाला है वो ट्रू है, तो स्टेटमेंट जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी ट्रू स्टेटमेंट बनेगा, है ना। अगला स्टेटमेंट फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो मेरा पहला वाला फॉल्स है, अगला वाला फॉल्स है, जो आने वाला स्टेटमेंट है वो पूरा फॉल्स ही होगा, यानी कि पूरे स्टेटमेंट के लिए वो एक ही वैल्यू दे रहा है 0 0 देन 0, तो वो वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना। अगला ट्रुथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल ये होता है कि P देन Q एंड Q देन P, दोनों के स्टेटमेंट को इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेट मतलब यहाँ पर हम कनेक्टिव यूज कर रहे हैं कंजंक्शन का, तो एंड मतलब दोनों स्टेटमेंट को हम जोड़ रहे हैं, है ना। तो P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो भी ट्रू होगा, है ना। P स्टेटमेंट अगर ट्रू है, Q स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो मतलब दोनों को, अब देखो कनेक्टिव्स में, कनेक्टिव्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन, और कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होने चाहिए, तो आने वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनेगा P देन Q एंड Q देन P, तो Q देन P यहाँ पर हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो एक फॉल्स हो जाएगा, तो आने वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होने वाला है ना। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर पहला फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, देखो P देन Q भी फॉल्स है एंड Q देन P भी फॉल्स है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ट्रू वैल्यू आएगा, वो भी 0 है, वो भी 0 है, तो आएगा भी 0, है ना। तो वो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेट्स एंड एलिमेंट्स में, ये आपने 11th एंड 12th में पढ़ लिया था, तो फिर भी एक छोटा सा अप्रोच हम बता देते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट होती है ना। तो मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे वो सारे के सारे अलग अलग होंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तीन टाइप पे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्शन फॉर्म में मतलब किसी भी चीज को आप डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दोगे, मतलब सेंटेंस के वे में लिख दोगे, है ना। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे दिसंबर तक जा रहा है, सेट के अंदर एलिमेंट्स है, नाम है, तो इसके डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे हम, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेम ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, है ना, हमने उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया, है ना। इसके बाद टेबुलर फॉर्म है, तो टेबुलर फॉर्म में एक नोट था कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे और कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, है ना। तो सेट ऑफ वोवल इन अल्फाबेटिक डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है, तो हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया, ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू से, है ना। लास्ट सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाता है, एक कंडीशन लग जाती है, आप एक्स रेशो एक्स में ऐसे आप एक कंडीशन बना देते हो जो कि सेटिस्फाई करती है पूरे सेट को, है ना। जैसे हमने ए दे दिया कि 1 2 3 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो हमने कंडीशन दे दी कि x रेशो x, मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर है एंड देन 11 से कम है ना। तो फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह, है ना। तो ये सब सारी रिप्रेजेंटेशन थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ सेट्स। तो ऐसे दो सेट्स अगर जिसमें एलिमेंट्स भी सेम हो और जितने एलिमेंट्स के नंबर हैं वो भी सेम हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है एलिमेंट्स यहाँ पर, और अगले वाले सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं,
और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नंबर तो सेम हो, एलिमेंट्स के नंबर तो सेम हो, लेकिन वो एलिमेंट्स इक्वल ना हो, तो ऐसे सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं ना। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, भाई ऐसे सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट होंगे, बट जहां पर काउंट नहीं करेंगे वो इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। जैसे कि पहला सेट है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो एक वीक में 7 डेज होते हैं, हम आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन ऐसा सेट जो कि नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर तक, तो वो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते, है ना। अगला है नल सेट, एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमेशा जीरो, मतलब कुछ ना हो, है ना, तो उस वाले सेट को हम एम्प्टी सेट कहेंगे। जैसे कि 30 डेज इन अ मंथ ऑफ फरवरी, तो फरवरी में हमेशा 28 डेज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। लीप ईयर पे भी 29 तक होते हैं, 30 डेज तक एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नल सेट कहलाया जाएगा, है ना। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट में बस एक ही जिसके सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, ऐसे सेट्स को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।